नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी आपके सामने हाजिर है। वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। क्या कह रहे हो जाधव, आज यहाँ कैसे? एक दंत ने जाधव के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आप इतने व्यस्त थे, बिना काम के कैसे आते? 50 साल के जाधव ने मुस्कुराते हुए कहा। आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे चैन नहीं लेने देते। हाँ, होना ही चाहिए। आजकल आप जैसे लोग कहाँ है एक दंत? क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है जाधव? एक दंत ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं एक दंत, मैंने केशव से कई मामले सुने हैं जिन्हें आपने संभाला है, इसलिए मुझे अंदाजा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। क्या हुआ जाधव, क्या तुम मुझे थोड़ा और स्पष्ट बता सकते हो? दरअसल नंदवी गांव में मेरा एक घर है। कई सालों से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके आसपास काफ़ी जगह है। फिलहाल मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, नुकसान बढ़ रहा है। तो मेरे दिमाग में है कि पुराने घर का कुछ उपयोग किया जाए। तो समस्या क्या है? कई दिक्कतें हैं। एक तो ये कि ये घर पिछले 78 साल से बंद पड़ा है। बीच में कुछ दिनों के लिए इसे खोला गया, लेकिन बंद करना पड़ा। क्यों? कोई विशेष कारण? एक दंत ने उत्सुकता से पूछा। वो घर ब्रिटिश काल का है। मेरे दादा दिवाकर जाधव एक बड़े व्यापारी थे। उन्होंने उस घर को बड़े चाव से बनाया था, लेकिन बनने के बाद उस घर में कोई नहीं रह सका। क्यों? कोई भूत प्रेत, शायद ऐसा कुछ, या कुछ और? मुझे नहीं पता। मुझे दादाजी या पिताजी ने कुछ नहीं बताया, और पिछले कुछ सालों में हमें इस पर गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण हमारा कारोबार ठप हो गया है। एक वेरिएंट चला गया कि मीडिया दूसरा वेरिएंट ला रहा है, इसलिए कारोबार में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। वे घर और ज़मीन बेचकर नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बाधा क्या है? एक अच्छा एजेंट देखकर बेच दो जगह, इसकी कोशिश की गई थी, लेकिन गांव में घर और जगह के बारे में आम तौर पर कई किंवदंतियां हैं। इसलिए कोई भी उस घर को खरीदने को तैयार नहीं होता, क्योंकि खरीदने वाला तो पूछकर ही खरीदता है। लेकिन तुम्हें कुछ अंदाजा तो होगा कि उस घर में क्या हुआ था? मेरे दादाजी ने मुझे जो बताया है उसके अनुसार एक तो ये कि जहाँ अब घर है वो ज़मीन उन्हें बहुत सस्ते में मिल गई, और दूसरी ये कि जब वो इसे बना रहे थे तो कोई भी वहाँ रात में नहीं रह सकता था। कुछ अजीब या अशुभ चीज़ें हो रही थी। घर बनने के बाद मेरे दादाजी ने वहाँ पूजा की थी। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की पूजा थी, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए वहाँ रहना संभव नहीं था। उस समय हमारा परिवार इतना समृद्ध था कि उन्हें अपना घर छोड़कर यहाँ पुणे आने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद घर की उपेक्षा की गई। उसके बाद क्या हुआ? मेरा मतलब है, क्या तुम्हारे पिता या तुमने कुछ करने का प्रयास नहीं किया? मेरे पिता ने समय समय पर उस घर की मरम्मत की, लेकिन तब भी लोग केवल दिन के दौरान ही काम करते थे। मैंने अब तक 3 लोगों को वहाँ भेजा है। उनमें से 2 अप्रत्याशित रूप से गायब हो गए और एक गायब हो गया। वो कुछ दिनों बाद आसपास के जंगल में बेहोशी की हालत में पाया गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वास्तव में उन लोगों को वहाँ भेजने का आपका उद्देश्य क्या था? यदि कोई उस स्थान पर 1 सप्ताह भी रुक जाए तो गांव में बात फैलने में देर नहीं लगेगी, और गांव में उस घर के बारे में जो भी गपशप हो रही है वो स्वयं ही बंद हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत उस घर में कोई भी 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाता। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात,
आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? एकदंत ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। उस घर में जाना चाहिए और कुछ दिन रहना चाहिए। केवल आप ही पता लगा सकते हैं कि वह क्या है। आप जो कह रहे हैं उसमें निश्चित रूप से समय लगेगा। मैं यहाँ अपना काम खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर लगभग 2 सप्ताह में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। बेशक, आप जब चाहे जा सकते हैं। बस जाने से कुछ दिन पहले मुझे एक आइडिया दे और मैं आपके वहाँ रहने की सारी व्यवस्था कर दूँगा। जाधव के जाने के बाद एकदंत उठकर अंदर आए। पिशाच वेद के कुछ पन्ने घिसकर मूल पुस्तक से अलग हो गए थे। उन पत्तों को दोबारा रोपना और वेदों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाना एक बहुत बड़ा काम था। क्योंकि वो वेद बहुत प्राचीन था, इसलिए महादेव उस वेद को लेने जा रहे थे। कुछ विशेष प्रक्रिया करके उस वेद को उसके मूल स्वरूप में लाने में उन्हें कुछ समय लगेगा। लगभग 1 सप्ताह बाद एकदंत ने केशव को फ़ोन किया। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने जाधव से क्या चर्चा की थी। तो फिर कब जाना है एकदंत? बोलने के बाद केशव ने पूछा। हाँ केशव, लेकिन इतना हंगामा मत करो। अगर जाधव जो कह रहा था उसमें कोई सच्चाई है तो उस जगह पर कोई बुरी ताकत होगी या गांव में कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। हम एक बिल्कुल अनजान जगह पर जा रहे हैं। पिशाच वेद अभी तक बना नहीं है, इसलिए उसे अपने साथ ले जाना संभव नहीं है। तो फिर पिशाच वेद के आने का इंतज़ार करें। क्या हम इतना समय नहीं बिता सकते? चलो चले और देखें कि वहाँ क्या है। और हर समय हम पिशाच वेद पर निर्भर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप सही कह रहे एकदंत, फिर भी हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हाँ, तुम रिवॉल्वर निकाल कर कोठरी में रख दो। इसके अलावा लंबी रस्सी, बड़ी टॉर्च, कुल्हाड़ी, किले और अन्य चीज़ें अलग रख दो। हवन कुंड, समीदा आदि को अपने सामान्य सामान से अलग रखो। चलो 2 दिन बाद चलते हैं। मैं जाधव से कहता हूँ। एकदंत ने जाधव को बुलाया और जो योजना बनाई थी उसे पूरा बता दिया। इसके मुताबिक जाधव वह तैयारी करने वाले थे। एकदंत ने अपने बैग में कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी और ठीक 2 दिन बाद सुबह अपनी कार लेकर पुणे से नंदवी के लिए निकल पड़े। सफ़र करीब 6 घंटे का था। घाट माथा को पार करते हुए कार वहाँ से जंगल का रास्ता पकड़कर उस गांव तक पहुँची। गूगल मैप्स ने तब तक उनका साथ दिया, लेकिन आगे उन्हें किसी से पूछना पड़ा। गांव के पास एकदंत ने कार रोकी। एक बैलगाड़ी उधर से गुजर रही थी। केशव ने उसे आवाज़ दी, इसलिए उसने धीरे से बैलगाड़ी रोकी। दादाजी, वे नींबू बाजार में कैसे जाना है? यहाँ से यही बाई और मुड़ते ही सीधी सड़क वहाँ जाती है। आप कहाँ से हैं और आपका वहाँ क्या काम है? उस आदमी ने पहले केशव की ओर और फिर एकदंत की ओर देखते हुए संदेह से पूछा। वहाँ पर वो बंगला? नहीं, हम वहाँ रहने आए हैं। अरे तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? वो जगह बहुत भयानक है। वो किसी को वहाँ रहने नहीं देगी। एकदंत ने एक तरफ से कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकले। कौन रहने नहीं देगी और क्या परेशानी है वहाँ पर? वो तो हमें भी नहीं पता। वहाँ कोई नहीं जाता। अगर जाता है तो वो वहाँ दिख जाती है। गांव में और कौन है जो उसके बारे में कुछ जानता है? देखो, ऐसा कोई नहीं है। कई सालों से गांव का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं आता। अच्छा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते? मैं शंकर हूँ। यही बाई तरफ मेरा खेत है, वही घर है। ठीक है शंकर, अगर हमें किसी भी मदद की ज़रूरत होगी तो हम आपके पास आएंगे। अरे कभी भी, लेकिन सावधान रहना। उस जगह ने लोगों को निगल लिया है। शंकर को अलविदा कहकर एकदंत और केशव उस घर की ओर चल गए। वहां तक जाने वाली सड़क पथरीली और गंदगी से भरी थी। उस सड़क पर कोई भी गाड़ी आसानी से गुजर सकती थी। दोनों तरफ सागवान के पेड़ थे, इसलिए उनकी लाल और पीली बड़ी बड़ी पत्तियां सड़क पर फैली हुई थी। लाल मिट्टी पर टायरों के निशान साफ नजर आ रहे थे। उन दोनों को एहसास हुआ कि पिछले 1-2 दिनों में वहाँ कोई आया था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सामने एक लकड़ी का गेट मिला। कार को एक तरफ ले जाकर
एक दंत ने घर से करीब 50 फीट दूर घर के आंगन में कार खड़ी कर दी। दोनों ने कार से उतरकर घर की ओर देखा। चारों ओर पक्षियों की आवाज़ के अलावा सन्नाटा था। घर के दोनों ओर एक निश्चित दूरी के बाद झाड़ियाँ थी। मुख्य आवास का क्वार्टर कम ऊंचाई का था क्योंकि जाधव ने पहले ही ताले की चाबी दे दी थी। केशव ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन घर बंद होने के कारण उन्हें अपेक्षित बासी गंध नहीं आई। वे दोनों अंदर आए। घर का माहौल आमतौर पर खुशनुमा था। उन्होंने सामान कार में रखा और घर देखने लगे। घर के मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते हुए एक विशाल बैठक कक्ष था, जिसके दोनों ओर बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। पूरा निर्माण पत्थर से किया गया था। लिविंग रूम से ही दाहिनी ओर एक दरवाज़ा था जो रसोई घर की ओर जाता था। एक बरामदा मुख्य लिविंग रूम की ओर जाता था। इसके अलावा बाई और दाई और 2 अन्य कमरों के दरवाजे थे। उनमें बड़ी खिड़कियां भी थी। पीछे जहां बरामदा खत्म होता था वह एक दरवाज़ा खुलता था। एक और बात जो उस समय आम नहीं थी वो ये थी कि घर में हर कमरे में एक अलग शौचालय और बाथरूम था। पूरे घर में पर्याप्त रोशनी थी क्योंकि ये एक मंजिला इमारत थी। घर की छत ढलान थी। बरा के कलों में शीशे का समुचित प्रयोग किया गया था, जिससे बरामदे में निरंतर रोशनी बनी रहे। घर में बिजली थी। पीछे छप्पर में चूल्हा था। एक तरफ ढेर सारी लकड़ी रखी हुई थी। रसोई में काम आने वाले बर्तन थे। एक स्टोव था। एक मिट्टी के डब्बे में तेल था। व्यवस्था में खाद्य सामग्री पैक की गई थी। तुम क्या सोचते हो एकदंत? क्या यह कुछ होगा? केशव ने लिविंग रूम में चारों ओर देखते हुए पूछा। सच कहूँ तो केशव, मुझे इस घर में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इस घर की हवा साफ है। बहुत कम घरों में इतना खुला माहौल होता है, तो यहाँ कोई बुरी ताकतें नहीं होंगी शायद, लेकिन हम तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते। सामान अंदर लाओ, क्योंकि दोपहर का भोजन उन्होंने साथ लाया था, इसलिए उन्हें कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं थी। खाने के बाद एकदंत और केशव एक कमरे में बैठ गए। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इतना आराम का समय मिले काफ़ी समय हो गया है। मैं अब सोने जा रहा हूँ। अरे सो जा, क्या पता रात को क्या देखने को मिले। एकदंत ने मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। केशव अंदर सो गया। एकदंत उठकर बाहर आ गए। वे उस घर के आसपास घूम रहे थे। घर के पास वड, पिंपल, सागौन, आम, नारियल जैसे विभिन्न पेड़ थे। उन्हें अभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इतनी अच्छी जगह पर क्या समस्या हो सकती है। वे हर चीज़ को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन खुली जगह पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वो घर में वापस आए। लिविंग रूम के कोने में एक बड़ा लकड़ी का स्विंग था। वे उस पर बैठ गए। खिड़की से आ रही ठंडी हवा और आरामदायक स्विंग तो उनकी आंख लग गई। अचानक उनके कानों में कुछ आवाज़ें पहुंची। उनकी नींद इतनी गहरी थी कि ऐसा लगा जैसे किसी गहरे गड्ढे से आवाज़ आई हो। एकदंत उठो एकदंत। उन्होंने अपनी कठोर पलकें खोल दी। केशव सामने खड़ा था। केशव तुम? क्या हुआ? एकदंत ने आंखें मलते हुए पूछा। मैं आपको बहुत देर से बुला रहा हूँ, लेकिन आप इतनी आंखें नहीं खोल रहे थे। मैंने पहली बार आपको इस तरह सोते हुए देखा है। अब आपकी नींद हमेशा कितनी सावधान रहती है। शाम हो गई थी तो मैं उठकर बाहर आया तो देखा आप स्विंग पर लेटे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ। मैं यहाँ बैठा ऐसे ही सोच रहा था और अचानक मेरी आँख लग गई। मुझे नहीं पता कि कैसे। ठीक है, आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय बनाता हूँ। केशव अंदर चला गया, लेकिन वो सोच रहा था आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस तरह सोना पड़ा। चेहरे पर ठंडे पानी की छींटे मारने के बाद वो कुछ फ्रेश हुए और खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने केशव द्वारा लाई गई चाय ले ली। वो अपने मन पर तनाव साफ महसूस कर सकते थे। धीरे धीरे सूरज ढल गया और घर के चारों ओर अंधेरा छाने लगा। क्योंकि आसपास कोई बस्ती नहीं थी, इसलिए जल्दी पूरी तरह से अंधेरा हो गया। केशव खाना बना रहा था और एकदंत किताब पढ़ रहे थे।
इसी बीच बाहर कुछ आवाज़ हुई। ये किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ थी। केशव बाहर आया। एक दंत और उसकी आंखें मिली। दोनों ने एक दूसरे को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। इतने में एक और आवाज़ आई, धड़ाम। केशव, वो रिवॉल्वर, टॉर्च और कुल्हाड़ी लेकर आओ, हमें नहीं पता कि बाहर क्या होगा। केशव तुरंत अंदर गया और सामान बाहर लाया। केशव एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आगे आए। उसके पीछे एक दंत एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। क्योंकि बहुत अंधेरा था, केवल वो हिस्सा दिखाई दे रहा था जहाँ पर टॉर्च चमकती थी। उधर केवल पेड़ों के पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। हवा लगभग बंद हो चुकी थी। केशव टॉर्च लेकर इधर उधर देख रहा था। एक जगह उसने शहाल गिरा हुआ देखा। केशव ने कहा, एक दंत, वो देखो शहाल। शायद वो पेड़ से गिर गया था, इसलिए उसने ऐसे आवाज़ की हो। लेकिन एक और आवाज़। केशव फिर टॉर्च घुमाकर दूसरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टॉर्च घुमाई और उसे वहाँ ले आया जहाँ शहाल गिरा था। लेकिन अब उन्हें झटका लगा, क्योंकि वो शहाल अब वहाँ नहीं था। वो शहाल वहाँ नहीं है, एक दंत। हाँ, मैंने देखा। केशव ने टॉर्च को उस पेड़ पर थोड़ा ऊपर घुमाया। पेड़ बहुत ऊंचा था, उसे बहुत सारे फल लगे थे। वो पेड़ हिल रहा था। केशव ने ध्यान से देखा, वहाँ कुछ मानव खोपड़ियों का गुच्छा था। उसके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। एक दंत, आप देख रहे हो ना? हाँ हाँ केशव, मैंने वो खोपड़ियाँ देखी। अचानक कुछ गठरियाँ अलग हो गई और उसमें से एक चेहरा उभर आया। एक महिला का भयानक चेहरा। वो चेहरा पूरी तरह से काला था। आंखें, माथा खून से सना हुआ था। धीरे धीरे वो स्त्री बाहर आ गई। उसकी लाल रंग की साड़ी उसके पूरे शरीर पर लिपटी हुई थी। उसके सिर पर भी वही साड़ी थी। वो धीरे धीरे उल्टी होकर पेड़ से नीचे उतर रही थी। उसकी आंखें केशव पर टिक गई। वो छिपकली की तरह पेड़ से चिपकी हुई नीचे आ रही थी। केशव उसकी ओर देख रहा था। केशव, यहाँ से चलो, एक दंत ने कहा। लेकिन केशव जगह से हिल नहीं रहा था। एक दंत ने केशव का हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाए, चलो केशव। अचानक केशव को होश आया। एक दंत उसे घर की ओर खींच रहे थे। ये उनके लिए अगला झटका था। उनके पीछे घर का दरवाज़ा होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वे वापस जाने के लिए मुड़े, उनके पीछे घर का पिछवाड़ा था। वे घूमकर घर के सामने वाले हिस्से में चले गए, लेकिन घर का अगला हिस्सा उनके सामने नहीं आ रहा था। जैसे वो घर घूम रहा हो, चाहे वे किसी भी रास्ते से जाए। शहाल का पेड़ उनके पीछे था और महिला शहाल के पेड़ के बीच में रुक गई। उसके भयानक चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। क्योंकि हर जगह अंधेरा था, इसलिए उन्हें अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे टॉर्च की रोशनी में ही उस घर का दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक उन्हें पीछे से वही आवाज़ सुनाई दी। केशव और एक दंत पीछे मुड़ गए। केशव के हाथ काँप रहे थे। उन्होंने पेड़ की ओर देखा। महिला अब वहाँ नहीं थी, लेकिन पेड़ के नीचे कुछ गिरा हुआ था। वो क्या है, एक दंत? कुछ अलग सा लगता है। जब वे दोनों उसकी ओर कुछ कदम बढ़े तो वे फिर रुक गए। ये एक शहाल था। शहाल जगह पर हिल रहा था। अचानक वो रेंगता हुआ एक दंत के पैरों के पास आ गया। एक दंत लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए, क्योंकि रेंगते वक्त वो शहाल एक महिला का सिर बन गया था। महिला की आंखें बंद थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। केवल टॉर्च की रोशनी में तो वो और भी भयानक लग रही थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, खून की बूंदों पर पड़ी, तो बूंदें चमकने लगी। यहाँ कुछ भयानक हो रहा है केशव, हमें घर के अंदर जाना होगा, एक दंत ने कहा। लेकिन यहाँ से तो दरवाज़ा भी दिखाई नहीं दे रहा। एक दंत जब ये कह रहे थे तो गिरी हुई स्त्री की आंखें खुल गई और अचानक उसके बाल लंबे हो गए। उसके बाल केशव के पैर में उलझ गए। झटके से केशव नीचे गिर गया और वो फिर से शहाल के पेड़ की ओर चलने लगी। ये सब इतने से पल में हुआ कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
उसी समय एक दंत ने तत्परता दिखाई। वो दौड़े और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर महिला के सिर के बाल काट दिए। इस प्रकार केशव मुक्त हो गया। वो सिर पेड़ के पास कहीं गायब हो गया। उन्होंने केशव का हाथ पकड़कर उठाया। इसी बीच खुशहाल के पेड़ से कई तरफ से बाल नीचे आ गिरे। केशव के हाथ में टॉर्च थी। उसने टॉर्च को पकड़कर उस ओर घुमाया तो देखकर दोनों चौंक गए। पेड़ के तने पर महिलाओं के सिर एक निश्चित दूरी पर बहुत सारे निकले हुए थे, लेकिन सभी का चेहरा एक ही था, एक ही महिला का। अचानक बाल जमीन पर गिरकर दोनों तरफ से आगे की ओर आने लगे। एक दंत ने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उसे हाथ में पकड़कर सामने शेहाल के पेड़ पर उड़ा दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो पाउडर हवा में ही तैरता रहा और अगले ही पल वो ऊद राख हो गई। एक दंत को इसका एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और दूसरी थैली निकाली। उसमें एक प्रकार का पीला उबटन था। उन्होंने इसे अपने हाथ में लिया, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और इसे सभी दिशाओं में उड़ा दिया। अचानक घर के सामने की तस्वीर बदल गई। ये घर का पिछला हिस्सा नहीं बल्कि दाहिनी ओर था। वे मुख्य दरवाजे की ओर भागे। उन्हें दरवाज़ा दिखा, अंदर गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। उनके पीछे दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और कुछ चीखें उनके कानों में पड़ी। अंदर जाकर दोनों ने पानी पिया और कुछ देर सोफे पर चुपचाप बैठे रहे। कुछ समय बीतने पर उनकी हृदय गति धीमी हो गई, पसीना आना बंद हो गया। एक दंत ने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। अपना चेहरा पोंछते हुए उन्होंने केशव से कहा, देख केशव, ये उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। अब हमारे ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ है ये भी अप्रत्याशित है। हाँ वही तो, बाहर वास्तव में क्या हो रहा था मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा मतलब है कि महिला ठीक है, लेकिन हमें घर में प्रवेश करने के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं दिखाई दिया। ये एक तरह का भ्रम था, एक चाल की तरह, लेकिन ये कोई चाल नहीं थी। ये हमें इस घर में घुसने से रोकने के लिए किया गया था। लेकिन किस लिए? शायद अगर हम इस घर में आएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। क्या तुम्हें एहसास है कि जो कुछ भी बाहर है वो इस घर में नहीं आ सकता? हाँ एक दंत, अब जब तुमने ये कहा तो मुझे इसका अंदाज़ा हुआ। अब जब हम इतने समय से घर में हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। हमें सावधान रहना होगा। तुम मेरा बैग ले आओ अंदर वाले कमरे से। केशव अंदर गया। एक दंत खिड़की के पास आए। खिड़की खुली थी। सामने वही शेहाल का पेड़ था। उन्होंने खिड़की बंद कर दी। तभी वो अचानक पीछे हट गए। एक महिला खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कई घाव थे और उसकी गर्दन में एक बड़ी कील ठोक दी गई थी। उसकी नज़रें एक दंत पर टिकी थी, जैसे एक दंत कुछ कहने ही वाले थे। वो हवा में ऊपर ऊपर चली गई। तभी केशव बैग लेकर आ गया। यहाँ कुछ भयानक घटित हो रहा है केशव। मुझे फिर एक महिला दिखाई दी। अब क्या करें एक दंत? मुझे यकीन है कि हम इस घर में सुरक्षित हैं। इसका मकसद हमें घर में प्रवेश करने से रोकना था। सोच कि हम यहाँ हैं और हमने इतना कष्ट सहा है। अगर वो सामान्य व्यक्ति है तो उसे इस घर में प्रवेश करने के लिए रास्ता नहीं मिल पाएगा, और फिर बाहर खुले में उसके साथ क्या होगा इसकी कल्पना न करना ही बेहतर है। ये पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा है। हमारे आने के बाद से मैंने कुछ चीज़ें देखी है। एक तो सूरज ढलते ही इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। इसका मतलब है कि हमें पूरे दिन कोई परेशानी नहीं होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी शक्ति मेरी शक्ति से अधिक है, इसलिए मेरा ऊद जलकर राख हो गया। लेकिन अब आगे क्या? अब हम खाएंगे और सोएंगे। कल सुबह हमें इस घर और इस जगह के बारे में ठीक से पता लगाना होगा। यहाँ नेटवर्क नहीं है। जहाँ नेटवर्क है वहाँ जाकर उस जादव को फ़ोन करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटे हुए एक दंत सोच रहे थे, भले ही वे घर में नहीं आ सकते, लेकिन उनका प्रभाव बाहर से तो घर में आ सकता है। ये वही प्रभाव था
जिसने मुझे दोपहर में हैंगओवर कर दिया था। तभी उन्हें एक औरत की हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जो धीरे धीरे रोने में बदल गई। वे उठकर लिविंग रूम में आए। सभी खिड़कियों के बाहर कोहरा था, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे शीशे के पास पहुँचे, ये देखने के लिए कि वास्तव में ये क्या है। दो खूनी हाथ कोहरे से बाहर आए और खिड़की से टकराए, लेकिन कुछ ही क्षणों में वे खिड़की से दूर चले गए। लेकिन उनके खून जैसे लाल घाव शीशे पर उभर आए। ये इतनी जल्दी हुआ कि एक दंत तभी एक पल के लिए डर गए। उन्होंने कुछ देर तक सोचा। बैग से उन्होंने खंडोबा का भंडारा निकाला और घर के हर दरवाजे और खिड़की पर लगा दिया। बाहर से आने वाली आवाज़ें कुछ हद तक बंद हो गई। एक दंत अंदर जाकर आराम से सो गए। वे सुबह 6 बजे के बीच उठे। जब तक वे उठे सूरज उग चुका था। केशव भी उठ चुका था। उन्होंने घर का मुख्य दरवाज़ा खोला। बाहर का माहौल खुला था। रात में जिस तरह की घटना घटी उसका कोई संकेत नहीं मिला। सुबह केशव ने नाश्ता बनाया। उसके बाद एकदंत ने उससे कहा, देख केशव, दोपहर का खाना तैयार कर और बाहर मत जाना। मैं थोड़ी देर के लिए गांव में घूम कर देखता हूँ इस घर के बारे में कोई जानकारी मिलती है या नहीं। एकदंत कार लेकर वापस उसी स्थान पर आ गए जहाँ उनकी मुलाकात शंकर से हुई थी। उन्होंने कार को शंकर के घर की ओर चला दिया। कार पार्क करने के बाद वे फुटपाथ के रास्ते घर के पास पहुँचे। शंकर बैलों को चरा रहा था। एकदंत को आता देखकर उनके सामने आ गया। साहब आप और यहाँ? उसने धोती से हाथ पोंछते हुए पूछा। अरे मैं तुमसे कुछ जानना चाहता था। क्या जानना चाहते थे? नींबू के पेड़ पर बने घर के बारे में। मेरा मतलब है वो घर किसने बनाया आदि। मैं इस घर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन गांव के बूढ़े लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा। तो फिर ये बूढ़े लोग कहाँ मिलेंगे? गांव के चौराहे पर। और कहा, इस उम्र में उन्हें क्या करना है? शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मुझे दिखाओ कहाँ है। दोनों गांव में चौराहे के पास आ गए। वहाँ 3 बूढ़े आदमी बैठे थे। शंकर और एकदंत उनके पास गए। क्या बात है शंकर, ये कौन है? एक बूढ़े आदमी ने पूछताछ करते हुए पहले ही पूछ लिया। ये शहर से आए हुए मेहमान है। ये नींबू के पार पर आए हैं। उसकी माँ का नींबू के पार? आप पागल वागल तो नहीं हो? बूढ़ा एकदंत की ओर देखकर कर्कश स्वर में बोला। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, एकदंत ने कहा। ये एक भूतिया पहाड़ है। इसके बारे में जानने का मतलब क्या है? आप बताओ तो सही, आप वास्तव में क्या जानते हो?